हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर। तो जितने भी आज हमारा जो बेसिक है हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। आज जो पहला पार्ट है उसमें बेसिक कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वाले पार्ट आएंगे उसमें हम थोड़ा अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे और जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं CSI UGC नेट में, हम उनकी क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आप एक ही बार में पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले, ढंग से कंप्लीट हो जाए आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब हम अनअकैडमी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। जितने भी कोर्स कराए जाते हैं उनके PDF के फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे आपको उसमें PDF के नोट्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नाउ एक बात यह है कि अगर आपको 6 मंथ्स का लेना है तो आप 6 मंथ्स का क्लिक करिए। अगर आपको 12 मंथ्स का लेना है तो आप 12 मंथ्स पे क्लिक करिए। अगर आपको 24 मंथ्स का चाहिए तो आप 24 मंथ्स पे क्लिक करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पे देख सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है उसकी, या फिर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में है तो 6 मंथ का ले सकता है। जो उसकी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में है वो हमारा 12 मंथ्स वाला ले सकता है। और जो मास्टर्स के ग्रेजुएशन के बाद मतलब फर्स्ट ईयर में आया है और दोनों साल पढ़ाई करना चाहता है तो 24 मंथ्स का भी ले सकता है। इसमें फायदा क्या होगा कि आपका कोर्स तो होगा ही कंप्लीट, कोर्स तो कंप्लीट होगा ही होगा। आपकी CSI नेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से जैसे ही आपकी MSc खत्म होगी या फिर MSc के साथ साथ ही आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक रेफरल कोड अप्लाई करना है जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इस रेफरल कोड का नाम है कुमकुम10। कुमकुम10 आप यूज कीजिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। और आपको आई थिंक 10,000 पे करना पड़ेगा, 10,000 अराउंड पे करना पड़ेगा फॉर 12 मंथ्स, एक साल के लिए। ठीक है, इसके बाद 10% ऑफ अप्लाई कीजिए कुमकुम10 के नाम से। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो आप कैसे भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया आपके पास, क्रेडिट कार्ड हो गया, EMI के थ्रू जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, UPI के थ्रू, वॉलेट एंड नेट बैंकिंग। तो सारी चीजें अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सुपर क्वेश्चन सीरीज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। अब हम पढ़ने वाले हैं कैंसर सेल्स के बारे में। आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ कैंसर सेल के बारे में बहुत बेसिक होगा। ठीक है, बहुत बेसिक भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी जो हम समझने वाले हैं आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल सेल है और एक कैंसर सेल है उसमें क्या डिफरेंस होगा। चलो पढ़ लेते हैं। कैंसर कॉजेज अ सेल्स टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली। हमें पता है अगर हमारी नॉर्मल सेल होती है एक कंट्रोल में डिवाइड करती है, हमें पता है कि उसको इतना सेल का साइज चाहिए, उसके बाद वो डिवीजन रुक जाता है। लेकिन जो कैंसर सेल है उसका कोई रोकने वाला नहीं है, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती है। दिस कैन बी अ रिजल्ट इन अ ट्यूमर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर्स होने के पूरे चांसेस होते हैं। which causes a damage to the immune system and other impairment that can be fatal, जो डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं। और हमें पता है कि कैंसर कितना खतरनाक है। अगर कैंसर किसी को हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए बचना। तो when normal cells have lost the function of usual control over the division and differentiation and apoptosis, they become tumor cells। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि जो नॉर्मल सेल है, अगर जो नॉर्मल सेल है अगर उसने फंक्शन लॉस कर दिया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया किसका, पर्टिकुलर डिवीजन का, डिफरेंशिएशन का एंड अपोप्टोसिस का, अगर तीनों ने अपना लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो जो हमारी नॉर्मल सेल है वो एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट इज इट इज एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का, एबनॉर्मल डिवीजन होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेट करती हैं सेल्स। तो ये वाला भी एक इसका वो हो गया। कैंसर इज, दिस इज कैंसर, ओके। कैंसर इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, एक 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ये वाला भी था कि जो कैंसर है एक कॉन्टिन्यूअस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। उसमें लिखा हुआ था हेलो, हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग वृंदा,
श्वेता, परवीन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास नहीं मिल रही थी? अच्छा सॉरी, हाँ मैं भूल गई उस पे टेलीग्राम पे तो बोलना। हाँ ठीक है। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो ये वाली लाइन है, कैंसर सेल इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट इज बिनाइन ट्यूमर स्टेज कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। अभी मैं बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात नहीं कर रही, अभी मैं कैंसर सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, पहले उसको समझ लेते, बिनाइन और मेलिग्नेंट को बाद में समझ लेंगे। इसमें बिनाइन वाला है सारा का सारा, ठीक है, बाद में समझेंगे इनको। देखो ये हमारी है नॉर्मल सेल और ये हमारी कैंसरस सेल्स। अब देखो डिफरेंस देखो, अगर तुमने कभी भी सेल्स का जो हमारी ये वाली सेल्स होती है माउथ वाली सेल्स का, अगर तुमने कभी स्मीयर बनाया हो और देखा हो, ठीक है, तब तुम्हें सेल्स जो दिखती हैं वो ऐसी दिखती है, बहुत नॉर्मल सेल्स होती हैं। लेकिन अगर तुम कोई कैंसरस सेल्स देखोगे ना तो दे आर वेरी लार्ज एंड वेरिएबली शेप्ड न्यूक्लियाई। देखो इसका न्यूक्लियाई कितना कन्फाइंड है, कितना कन्फाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन तुम कैंसरस सेल का न्यूक्लियस देखोगे तो देखो कैसा न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जब हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं और कैंसर सेल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज मेनी डिवाइडिंग सेल। देखो इसमें इतना डिवाइड करना था, उसको पता था कि मुझे पर्टिकुलरली इतना ही डिवाइड करना है, लेकिन कैंसरस सेल ने कितना डिवाइड कर दिया देखो। सो दे हैविंग अ डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑल्सो। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है डिवाइड करने का, डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज देखो ये वाली सेल देखो कितना, मतलब एक पर्टिकुलर साइज दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है साइज और शेप में, बहुत ज्यादा वेरिएशन है साइज एंड शेप में। देखो ये वाली जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नॉर्मली ऐसे ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और याद भी नहीं करना है, ये तो बहुत ईजी है इसको समझना। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे नॉर्मल फीचर था इसके पास में, सेल के पास में अपना सारा काम करी थी, लेकिन यहाँ पे सब डिफ्यूज्ड है, कोई नॉर्मल फीचर नहीं है, तो लॉस ऑफ नॉर्मल फीचर्स। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के डिफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ वो सारी तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। आई थिंक सारे बच्चों को पता भी होंगी, जिनको नहीं पता वो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है कॉन्टेक्ट इनिबिशन। कॉन्टेक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एक पर्टिकुलर घर हो गया, ठीक है, जहाँ पे मेरे 5 लोग रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग वहां रहने लग जाएं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट को इनिबिट करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा ना हो, दूर 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 रहे अपना। तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन जो हमारी नॉर्मल सेल्स होता है उसमें कॉन्टेक्ट इनिबिशन होता है। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया था, ये मेरी सेल थी, तो यहाँ पे 4 सेल आनी थी। ठीक है, अगर कोई 5वीं सेल आएगी तो ये क्या, उसको आने नहीं देंगे, उसको आने नहीं देंगी, उसकी ग्रोथ होने नहीं देंगी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी सेल्स आ सकती हैं उतना उसको बनाया जाता है। देखो कॉन्टेक्ट इनिबिशन इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दैट कीप फंक्शन टू कीप सेल्स ग्रोइंग इनटू अ लेयर 1 सेल थिक। मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन रखती हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कैंसरस सेल्स की, उसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ही लॉस्ट हो जाती है। तुम कितना भी ग्रो कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना भी बढ़ जाओ। ठीक है, ये होती है कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अनट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सेल, मतलब ऐसी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं, दे एग्जिबिट अ नॉर्मल सेलुलर बिहेवियर, मीडिएट देयर ग्रोथ and proliferation via interplay between environmental nutrients, growth factors, signaling and cell density। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेल है और ये ग्रो कर रही है तो ये पर्टिकुलर देखेगी कि मुझे ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मुझे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मुझे कितना प्रोलिफरेट करना है, एनवायरमेंट को देख के कि मुझे इतना सेल डेंसिटी रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना है, ग्रोथ फैक्टर की सिग्नलिंग प्रॉपर आ रही है। तो अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूँ तो ये नॉर्मल सेल के फंक्शंस हैं, सब कुछ देख के रखेगा कि मेरे पास सब कुछ है कि नहीं, सामान जितना भरना है मुझे इतना ही काम करना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरी सेल डेंसिटी इंक्रीज होने लग गई, मतलब अगर मैंने चाहा कि मैं ना 4 ले आती हूँ यहाँ पे, तो क्या करता है, जो कल्चर होता है बिकम्स कॉन्फ्लुएंट, दे इनिशिएट द सेल साइकिल अरेस्ट। वो वहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट कर देते हैं, वो डिवीजन नहीं होने देते एक्स्ट्रा चीजों का, एंड डाउन रेगुलेट द प्रोलिफरेशन एंड माइटोजन सिग्नलिंग पाथवेज। ये नॉर्मल सेल का फंक्शन है कि अगर कोई सेल चाहता है कि मैं भी ग्रो कर जाऊं, मैं भी घुस जाऊं इसमें, मैं भी ग्रो कर जाऊं, तो क्या करते हैं, जो हमारी सेल साइकिल अरेस्ट कर देते हैं,
डाउन रेगुलेट कर देते हैं उनके प्रोलिफरेशन को। मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन एंड इज असेंशियल टू प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एज वेल एज टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं कैंसरस सेल्स की बात करती हूँ, तो इनमें ये वाली प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, दे डिवाइड एंड ग्रो ओवर ईच अदर इन अनकंट्रोल्ड मैनर इवन व्हेन इन कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। वो तो ग्रो करते जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ग्रो करते जाएंगे। दिस रिजल्ट इन इन्वेजन, देखो अब इन्वेजन, ये घुसना स्टार्ट करेंगे ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज, दे मेटास्टेसिस टू नियर बाय ऑर्गन्स एंड इवेंचुअली ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो, ये मैं नॉर्मल सेल को ग्रो करवा रही थी, ये मेरा फ्लास्क है, यहाँ पे ग्रोथ मीडियम डाला, देखो मेरी सेल ने सिर्फ एक लेयर बनाई, उसको पता था मुझे कितना ग्रो करना है, उसने इतनी लेयर बनाई, इसके बाद कोई सेल साइकिल नहीं चली, सब अरेस्ट कर दिया गया कि मेरा बन गया है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो गई है, मुझे ज्यादा नहीं ग्रो करना। लेकिन तुम कैंसरस सेल को देखो, पूरा ऊपर तक बन गया, देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो बस ग्रो करी जा रही है, उसको नहीं पता मेरी कितनी लेयर्स बन गई। तो ये होता है डिफरेंस कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ने उसको रोक दिया, लेकिन यहाँ पे वो ग्रो करता गया। इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे भी देखो, नॉर्मल सेल शोज अ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यहाँ पे इतने नहीं ग्रो करा, लेकिन ये देखो कितना सारा ऊपर की लेयर्स भी बन गई हैं। तो ये होता है डिफरेंस कैंसर और नॉर्मल सेल्स में। सेकेंड आते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन की बात करें, देखो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन और डेंसिटी डिपेंडेंट में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। डेंसिटी क्या होता है, मास प्लस वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो क्या होता है, नॉर्मल सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ, व्हेन सेल ग्रो टू अ लिमिटेड डेंसिटी देन ग्रोथ इनहिबिटेड पॉसिबल बाय सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। मतलब क्या होता है, अगर एक सेल को ग्रो करना था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब उसको लगेगा कि मेरा डेंसिटी कंप्लीट हो गया है, तो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आकर उसको पता चल जाए कि मुझे अब ग्रो नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। अगर ट्यूमर सेल्स हो जाती हैं तो वो ये वाली प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी डेंसिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कोई सेल कांटेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कितना ग्रो करना है, ग्रो करता ही जाएगा। तो वो क्या करता है, डेंसिटी डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाती है उसके अंदर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स की बात करो, देखो एक थी, फिर 2 में डिवाइड हुई, इतने में डिवाइड हो गई, इतने में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी लेयर बननी, वो बनाता जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना बनना था। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं सेल एंकर टू द डिश सरफेस एंड डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, उसके बाद एक सेल लेयर बन गई, उसके बाद भी रुक नहीं रहा है, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। थर्ड पे आते हैं विच इज इमॉर्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो नहीं मरता है। ठीक है, इमॉर्टल का मतलब जो नहीं मरता है। जो नॉर्मल सेल होती हैं, मैंने पढ़ाया है तुम्हें, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो एपोप्टोसिस भी जाती हैं, एपोप्टोसिस भी होता है उनका सेल साइकिल अरेस्ट होने के बाद एपोप्टोसिस करा दिया जाता है या फिर सेमिसेंस करा दिया जाता है। बहुत सारी प्रोटीन्स का यूबिक्विटिनाइजेशन करा दिया जाता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का हम जब नॉर्मल सेल हमारी काम नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेथ करा देते हैं उसके, या फिर उसको एक्सक्रीट आउट करा देते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल सेल का फंक्शन है, या फिर कुछ भी खराब हो गया है तो बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कैंसरस सेल्स की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास खुद का ग्रोथ फैक्टर है, उन्हें ग्रोथ फैक्टर की भी जरूरत नहीं है, वो ग्रो करते जाते हैं। नॉर्मल सेल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे हमारे पास है, हम इंसानों के पास भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसके बाद हमें मरना है। वैसे ही नॉर्मल सेल के पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है टू ग्रो एंड डिवाइड बोथ इन विवो एंड इन विट्रो ऑल्सो। ठीक है, इन नॉर्मल सेल ग्रोथ विल स्टॉप या फिर सीज को क्या बोलते हैं, स्टॉप, आफ्टर पर्टिकुलर डिवीजन। अगर मैंने माना एक नॉर्मल सेल थी,
मुझे उसका पता था कि 25 बार डिवीजन हो गया उसका, तो उसके बाद उसको रुकना है, ठीक है, उसको रुकना है। तो उसके बाद अगर वो नहीं रुकती है या फिर कुछ भी होता है तो बाद में क्या होगा, सेमी सेंस करा दिया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा बनेंगी। लेकिन अगर मैं मेलिग्नेंट सेल की बात करूं, अगर मैं ट्यूमरस सेल्स की बात करूं, दे आर इमोर्टल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस ग्रो करती जाएंगी एंड कैन ग्रो इनडेफिनेटली, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, दे विल गो इनडेफिनेटली। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस। इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस, इसकी बात करते हैं। इन्वेजिवनेस का मतलब होता है घुसना, कहीं कोई घुस गया वहां पे। तो इन्वेजिवनेस इज एन एबिलिटी ऑफ अ ट्यूमर टू एक्सटेंड इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ साइन ऑफ मेलिग्नेंसी। इन्वेजिवनेस का मतलब क्या है कि तुम किसी और के घर पे कब्जा कर रहे हो, ठीक है, तुम किसी और के घर पे कब्जा कर रहे हो, उसको बोलते हैं इन्वेजिवनेस, ठीक है। तो ये जो ट्यूमरस सेल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो इतना ग्रो कर जाती हैं कि वो एक जगह पे रुक ही नहीं पाती हैं। अगर मैंने माना ये वाली सेल इतनी ग्रो कर गई, अब उसको जगह तो चाहिए कहीं और घुसने के लिए, वो तो पर्टिकुलर एरिया भर दिया, तो ये क्या करती हैं, ब्लड के थ्रू जाएंगी और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके अपना फिर से और डिवाइड करने लग जाती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी मेलिग्नेंसी की प्रॉपर्टी है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये पर्टिकुलर प्लेस तक ही रहता है, ये हमारा इन्वेजिव नहीं है, ये हमारा ब्लड के थ्रू फ्लो करके कहीं और जाके नहीं बनाएगा। ये बिनाइन ट्यूमर जो होता है एक जगह ही अपनी सेल्स को डिवाइड करता है और वहीं रहता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता है। लेकिन अगर मैं मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं तो ये इन्वेजिव प्रॉपर्टी होती है, जो सेल इसने इतनी सारी बनाई, इतनी सारी सेल बनाई, ये निकल जाएंगी बाहर और ब्लड के थ्रू कहीं और जाके ये फिर से घुस जाएंगी, इन्वेजिव हो जाएंगी। ये होती है प्रॉपर्टी मेलिग्नेंसी की। तो जो इन्वेजिवनेस है वो किसका प्रॉपर्टी है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की है ना। ये इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन में आता है। मेटास्टेसिस इज एन एबिलिटी ऑफ द ट्यूमर टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इन द बॉडी and set up a shop that is start growing there and benign tumors never metastasize। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे क्वेश्चन में आता है कि benign tumors never metastasize, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं कभी always लगा रही हूँ या फिर never लगा रही हूँ, only लगा रही हूँ, तो 80 to 90% चीजें गलत होती हैं। लेकिन यहाँ पे never जो है वो हमारा सही होगा, वो हमारा सही होगा, उसको गलत नहीं लगा के आना है। In order to metastasize, good evening Puri, good evening Pooja, tumor cells must first invade tissues and then make their way into the vessels and then make their way out of those vessels into the new tissues। इसको हम समझने वाले हैं इसके थ्रू। देखो, आई होप ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। देखो जो कार्सिनोमा होता है वो मैं अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही बता रही हूँ तुम्हें। जो कार्सिनोमा होता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होगा, लिम्फोमा क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी क्या थी, ये हमारे थे, ये डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स थी, हमारी डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स थी। ये हमारा सारा का सारा, ये वाला ब्लैक वाला क्या है, हमारा बेसल लेमिना है। ये क्या है, बेसल लेमिना है, जहाँ पे हमारी जो डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, डिवाइडिंग सेल है। अब क्या होता है, जो बेसल लेमिना की सेल्स क्या हुई, धीरे धीरे और डिवाइड करने लग गई। तो कितना कितना डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये डिवाइड करने लग गई। हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर क्या हुआ, हमें पता चला ये तो कार्सिनोमा हो गया है। सेल देखो कहाँ तक आ गई, सेल देखो, इसने पूरा का पूरा तुम्हारा ये वाला कवर कर लिया, तो ये पूरी सेल वहां तक आ गई। अब मुझे ये बताओ, ये तो और डिवाइड करती जाएंगी, ये तो रुकने वाली है नहीं, ठीक है, ये तो रुकने वाली है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पूजा, ये तो रुकने वाली है नहीं। तो इनको क्या निकलना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो अब ये बाहर निकल गई, अभी क्या बन गई, मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गई, मेलिग्नेंट कार्सिनोमा बन गई। ये पहले इतनी जगह पे कन्फाइंड थी, इतनी जगह पे कन्फाइंड थी, लेकिन इतना डिवीजन हो गया इनमें, डिवीजन होने के बाद इनको बाहर निकलना पड़ा। अब ये क्या करेंगी, दूसरे सेल में जाके इन्वेड करेंगी या फिर इन्वेजन करेंगी। ये होती है प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। आई होप ये चीज समझ आई होगी तुम्हें, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंजियोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? देखो, एंजियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। क्या बनने की प्रोसेस है? एक नई ब्लड सेल्स। क्योंकि देखो, अगर मेरे को कहीं घुसना है तो मुझे नई ब्लड सेल्स तो बनानी पड़ेंगी, तो एंजियोजेनेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, नई ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल में इन्वेड कर पाए और प्रॉपर इनको पाथवे मिल पाए जाने के लिए। तो ये होती है न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एंडोथेलियल। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि कौन सी जो न्यू ब्लड सेल्स बना रहे हैं वो कौन सी लेयर से बना रहे हैं, कौन सी सेल से बना रहे हैं। तो तुम्हें याद रखना है वो कौन सी सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। एंडोथेलियल सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजियोजेनेसिस का फॉर्मेशन क्या है, नया ब्लड सेल बनाना है। और क्या करता है, माइग्रेशन कराएगा, ग्रोथ कराएगा एंड डिफरेंशिएशन कराएगा। किसकी? एंडोथेलियल सेल्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच लाइन द इनसाइड वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ये वाला याद हो गया, मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा। The process of angiogenesis is controlled by the chemical signals. This is also very very important. ये वाली चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें। देखो, इसमें क्या होता है, some of these signals such as vascular endothelial growth factor, इसको ध्यान में रखना। ये जो VEGF होता है, जो VEGF होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए। ये एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो नई ब्लड सेल बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसकी? एंडोथेलियल सेल्स की। दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स। जैसे माना ये मेरी नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स थी, ये क्या करेंगे, VEGF उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, इस VEGF ने यहाँ पे जाके बाइंड कर लिया। उसके बाद क्या होगा, when VEGF and other endothelial growth factors bind to the receptors on endothelial cells, signals within these cells are initiated that promote the growth and survival of new blood cells. जैसे ये bind करेगा, ये क्या करेगा, न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन यहाँ पे इनिशिएट कर देगा, सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। ये फंक्शन होता है VEGF का। याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, अब पूरा फिगर के साथ समझते हैं। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, वैसे मैं समझा दूं क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर लग रहा था तो मुझे ये वाला लेना पड़ा। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बिनाइन ट्यूमर था। बिनाइन ट्यूमर मतलब वो कहीं से कहीं जाने वाला नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू में एक बिनाइन ट्यूमर था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें इतना ग्रोथ हो गई कि उसको ब्रेक थ्रू करना पड़ा, उसको निकलना पड़ा वहां से। ये निकला, इसकी सेल्स यहाँ पे रिलीज हो गई। इसके बाद क्या होगा, ये इन्वेड करेगा कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में इन्वेड करेगा। देखो, ये आ गया तुम्हारे ब्लड में। ये ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ट्रेवल करेगा एंड उसके बाद क्या बनाएगा, मेटास्टेसिस वाले प्रोसेस हो जाएगा। देखो, ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे करने के बाद वो अधेर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे अधेर हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, फिर वो उसके अंदर घुसेगा, अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद फिर से उसने यहाँ पे प्रोलिफरेट करा, मेटास्टेसिस कर लिया। ये समझ में आया? अनअकैडमी पे आई थिंक कल क्लास होगी मेरी, 9 बजे क्लास होने वाली है सुबह, और उस पर मैं टेक्निक्स कराने वाली हूँ। आई थिंक 1-2 टेक्निक कराऊंगी उस पर और क्वेश्चंस कराऊंगी उससे रिलेटेड। हाँ, कोई बात नहीं अरुण, कोई बात नहीं। जूम द स्लाइड एंड नेम। हाँ, नेम क्लियर नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग नेम क्लियर नहीं है। सिर्फ प्रोसेस को समझो। प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये सेल्स ग्रो कर रहे थे। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए ये टॉपिक दिखाया है। ठीक है, उसके बाद वो इतना ग्रो कर गए कि वो सेल्स बाहर निकलने लग गए। देखो, बाहर निकलने लग गए। उसके बाद करा, उसने इन्वेड करा कैपिलरी को, जो आरबीसीज की जो कैपिलरी थी वहां पे इन्वेड करा, मतलब ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर लिया। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेल के बाहर जाके वो रुक गई। ठीक है, वहां पे क्या कर दिया, अधेर हो गई। अधेर होने के बाद वो यहाँ पे क्या करेगी, एंजियोजेनेसिस करेगी और न्यू ब्लड कैपिलरीज बना देगी और बाद में यहाँ पे पूरा इन्वेड कर लेगी। सिर्फ इतना था। हाँ,
हाँ, वेरी गुड यूवी। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस। एनकरेज डिपेंडेंस का मतलब होता है कि मैं अगर कहीं मतलब मैं जमीन पे ही रहूंगी, ऐसा तो है नहीं मैं हवा में घूमने वाली हूँ, तो वैसे ये सेल्स जो होती हैं वो एनकरेज रहती हैं किसी सबस्ट्रेटम से। जैसे ये मेरा सबस्ट्रेटम है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो इसी से अटैच रहेंगी, ऊपर नहीं रह सकती हैं, वो अटैच रहेंगी। अगर वो ऊपर आ गई तो मतलब वो मर गई, वो कुछ नहीं काम कर पाएंगी। तो एनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तुमने प्राइमरी कल्चर पढ़ा होगा या फिर सेकेंडरी कल्चर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता भी होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, मोस्ट नॉर्मल सेल मस्ट बी अटैच्ड टू द रिजिड सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम तो चाहिए सेल को अगर वो ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर उन्हें ग्रो करना है तो सबस्ट्रेटम चाहिए। अगर सबस्ट्रेटम नहीं मिलेगा, ऊपर हवा में चाहे ग्रो करना, तो वो नहीं होगा, उनको चाहिए सपोर्ट के लिए कुछ। ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूँ ये वाली, तो यहाँ पे मैंने इनको सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करा था। ठीक है, नॉर्मल सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करा था जिसकी वजह से वो ग्रो करी थी। अगर मैं ट्यूमर सेल्स की बात करूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इनके अंदर नहीं होती। देखो कितनी एडवांस है ये वाली भी प्रॉपर्टी इनकी लॉस्ट हो जाती है। इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास सबस्ट्रेटम है कि नहीं है, मुझे किसी से एनकरेज होकर रहना है कि नहीं रहना, वो बिल्कुल अलग होकर भी ग्रो कर सकती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, The transformed cells can grow even when they are not attached to the substratum। तो ये तभी भी ग्रो कर सकती है, अगर सबस्ट्रेटम नहीं होगा तब भी ग्रो कर सकती हैं। हाँ हाँ पूजा, वेरी गुड। तो देखो कैंसर सेल्स लूज एनकरेज डिपेंडेंस एंड कैन ट्रेवल टू द न्यू लोकेशन। देखो ये हवा में, ये सारी की सारी सेल्स हवा में है, फिर भी ये ग्रो कर रही हैं। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल्स में। ठीक है, इनका कोई रोकने वाला कुछ नहीं है इनका। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लोअर ग्रोथ फैक्टर्स। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा कैंसर की प्रॉपर्टी का। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक है। अगर तुम पीएचडी करने जा रहे हो या फिर रिसर्च में कहीं जाना है या फिर प्रोजेक्ट पे किसी पे काम करना है, तो उसके लिए ये बेसिक चीज तुम्हें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक नहीं, क्वेश्चन में आता ही आता है, पेपर में घुमा के दे देते हैं, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी कैंसर्स वाले तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं मैम। नॉर्मल सेल्स ग्रोन इन अ कल्चर रिक्वायर वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स। अगर जैसे मैं कहीं ग्रो करना चाहती हूँ, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे इन्वायरमेंट भी प्रॉपर चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए जो मुझे नॉर्मल सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं ट्यूमर सेल्स की बात करूँ, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ग्रोथ फैक्टर पे कि वो ग्रोथ फैक्टर आएगा तभी मैं ग्रो करूंगी। वो इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि उन्हें ग्रोथ फैक्टर से मतलब ही नहीं होता। अब देखो होता क्या है, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कल्चर रिक्वायर वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स। मैं अगर सेल को इधर कल्चर कर रही हूँ तो मुझे ग्रोथ फैक्टर डालना पड़ेगा। अगर मैंने ग्रोथ फैक्टर नहीं डाला तो सेल ग्रो ही नहीं कर पाएगी। लेकिन जनरली प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा सेलुलरली एट अ डिस्टेंट साइट देन ईदर कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और डिफ्यूज टू द नियर बाय टारगेट सेल्स। मतलब मैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रोड्यूस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाल रही हूँ ग्रोथ फैक्टर को, तो सेल ले लेती है। तो नॉर्मल सेल का फंक्शन है, दोनों नॉर्मल सेल के फंक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं ट्यूमर सेल्स की बात करती हूँ, उसमें ऐसा नहीं होता। दे यूज टू प्रोड्यूस देयर ओन ग्रोथ फैक्टर्स। वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे बाहर से खाना मिलेगा तभी खाऊंगा। उस ट्यूमर सेल्स ऐसे हैं कि अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। ठीक है, that bind to the stimulate the activity of receptors that are also present on the same tumor cells। देखो कितना important point है ये, कितना important point है, इसको मिस नहीं करना है। इन्होंने बोला कि अगर जैसे ये मेरी सेल थी, ट्यूमर सेल थी, तो अगर ये प्रोड्यूस करिए खाना तो ठीक है, ये खुद ही अपनी सेल को सिग्नल देती है, खुद ही अपनी सेल को सिग्नल देती है कि तुम खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसा फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, ऑटोक्राइन फैक्टर काम कर रहा है। ऑटोक्राइन मतलब खुद को ही बोल रही है कि खाना बना। ठीक है, तो इसको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, दिस रिजल्ट इन अ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ जनरेटेड, देखो ये कितना कितना जरूरी है, continuous self-generated proliferative signal known as autocrine stimulation। Autocrine stimulation, the tumor cells continuously, even in absence of any exogenous
प्रोलिफरेटिव सिग्नल, कोई बाहर से अगर सिग्नल नहीं आ रहा है, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो खुद अपना प्रोलिफरेशन करती है, सेल्फ जनरेशन करती है, सेल्फ प्रोलिफरेशन करेगी बाय ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन। ठीक है, ये वाली चीजें समझ आई होंगी आई होप। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। मैं तुम्हें एपोप्टोसिस का सारा प्रोसेस करा चुकी हूँ कि सेल अगर कोई भी डिसफंक्शन हो जाती है, सेल अगर कोई डिसफंक्शन हो जाती है तो उसका एपोप्टोसिस होना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है एपोप्टोसिस होना। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल तो ग्रो करती जाएगी, वो तो इमॉर्टल हो जाएगी। अगर इमॉर्टल हो गई तो क्या क्रिएट कर देगी, ट्यूमर क्रिएट कर देगी। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये मेरा सेल थे। देखो फिगर में ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए तुम्हें डाला है कि जैसे माना ये मेरी सेल थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई डैमेज हो गया, कोई भी डैमेज हो गया इस सेल्स में, तो क्या होगा, मेरे कौन कौन से फैक्टर थे, P53 हो गया, RB हो गया, सॉरी P53 हो गया, P21 हो गया, और हमारे जितने भी एपोप्टोसिस फैक्टर्स हैं, SED3, सॉरी इस दो HCl लिगेंड्स का हो गया, कैस्पेज जो एंजाइम है 3 हो गया, 9 हो गया, सारी एक्टिवेट हो जाएंगी और इसको क्या कर देंगी, हमारा एपोप्टाइज कर देंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ इस चीज की, नॉर्मल सेल्स को देखो एपोप्टोसिस करा दिया नॉर्मल सेल में, तो ठीक है, इसमें नेक्रोटिक डेथ भी होती है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारी सेल खराब हो गई है तो उसको तो एपोप्टोसिस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ट्यूमरस सेल की बात करूं तो यहाँ पे क्या था, ये अपोप्टोटिकली सेंसिटिव थी। सेंसिटिव मतलब अगर कुछ खराब हो गया तो उन्हें पता था कि मैं अपोप्टोसिस में चली जाऊंगी, उनको इस चीज का ध्यान था। लेकिन अगर मैं ट्यूमरस सेल्स की बात करूंगी तो वो इनसेंसिटिव हो जाएंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अपोप्टोसिस क्या होती है, क्यों होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी अगर डीएनए डैमेज हो गया है या फिर जीनोटॉक्सिक डैमेज हो गया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रो करती जाएंगी, वो ग्रो करती जाएंगी, कोई एपोप्टोसिस नहीं होगी, कोई नेक्रोटिक नहीं होगा, वो बस ग्रो करती जाएंगी, सर्वाइवल बढ़ता जाएगा उनका। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जब हम ट्यूमरस सेल्स की बात करते हैं। तो आ रहा है सबको समझ, ये सबको समझ आया? अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, समझने वाली बात है, कुछ रटने वाली बात नहीं है, सारी समझने वाली बात है। ये जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे डोंट इन्वेड नियर बाय टिश्यूज। मैं बता चुकी हूँ, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो एक जगह पे रहेंगे। अगर ये मेरे यहाँ पे हो रखा था वो यहीं रहेगा, वो इन्वेड नहीं करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो एक पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा, तो वो होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करती हूँ, जो मैंने प्रोसेस बताया तो मैं मेटास्टेसिस, वो इनमें होता है, वो इन्वेड कर पाते हैं, वो दूसरे सेल में घुस जाएंगे और वहां ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर्स में एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। सेकंड की बात करूं, दे कांट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली अगर वो इन्वेड नहीं, अगर वो जा ही नहीं रहे कहीं, वो इन्वेड ही नहीं कर रहे तो स्प्रेड अदर पार्ट में होंगे नहीं। तो अगर वो मेरे यहाँ हाथ में हो गया तो हाथ में ही रहेगा, वो मेरे पैर में नहीं जाएगा, मेरे गले में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो हाथ का हाथ में ही रहेगा। तो ये होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करूं, कैन शेड सेल्स दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट में क्या है कि अगर मेरे यहाँ हो गया है तो वो पैर में भी जा सकता है, ब्लड के थ्रू मेरे कहीं भी जा सकता है। तो ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये सबसे ज्यादा फेटल होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत लीथल होते हैं, नॉर्मली डेथ हो ही जाती है। नाउ नॉर्मली डोंट रिटर्न आफ्टर दे रिमूव्ड। देखो जब हम सर्जरी करते हैं, जब हम बिनाइन ट्यूमर है कोई भी, तो उसको निकालना इजी है क्योंकि एक जगह पे ही है और कहीं ब्लड में जाने वाला भी नहीं है, तो मैं उसको इजीली निकाल के रख सकती हूँ। उसको निकाल के रखना मतलब इजीली निकाल सकती हूँ और वो दोबारा से वहां ग्रो नहीं करेगा, दोबारा से ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखो ये तो मेरा जा तो कहीं रहा नहीं है, ये पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड किया, मैंने सारी डिवाइड वाली सेल्स को हटा दिया, यहाँ से सारी सेल्स को हटा दिया, तो वो ग्रो करेगा नहीं, मैंने निकाल दिया, वो वहां पे खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव करना इजी है।
लेकिन अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करती हूँ कि मेरे यहाँ पे था लेकिन वो ग्रो करके पैर में भी पहुंच गया, अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा होगा, तो हम उसको रिटर्न मतलब वो वापस आ सकता है, वो रिमूव नहीं हो पाता क्योंकि वो सेल्स के थ्रू वापस पहुंच जाता है। तो ये ब्लड के थ्रू घूमता ही रहता है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे भी कर देगा अपना, ये यहाँ पे भी कर देगा, ये यहाँ पे भी कर देगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, अगर रिटर्न हो भी जाते हैं, अगर रिमूव हो भी जाते हैं तो वापस भी आ सकते हैं, बहुत सारे चांसेस है कि वापस आ सकते हैं। नाउ यूजुअली हैव अ स्मूथ रेगुलर शेप, मतलब देखो इनकी जो शेप होती है बहुत ज्यादा स्मूथ रेगुलर शेप होगी, ज्यादा वो नहीं होता, पेन वेन ज्यादा नहीं होता है, कुछ ऐसा मतलब जो शेप रहती है सेल की वो ठीक रहती है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करो अनइवन शेप होती है, ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग वाला जो मैंने स्लाइड्स दिखाई थी उसमें दिखाया था कि कितनी अनइवन शेप होती है, बहुत अजीब सी लगती हैं। जो नॉर्मल सेल से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो सेल्स होती है बहुत अनइवन शेप होगी, बहुत डिफ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, बहुत ज्यादा फैले हुए होंगे, तो ये अनइवन शेप के होते हैं। नेक्स्ट इज ऑफन मूव अराउंड इफ यू पुश ऑन देम, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको दबाऊंगी तो वो आगे भी ऐसे से हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको पुश करूंगी तो वो आगे भी ऐसे से हो जाएगा। तो अगर तुम पुश करोगे तो चीजें फिर चेंज हो जाएंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब पेन वेन ज्यादा वादा नहीं होता है उसमें। लेकिन अगर मैं इनको करूंगी तो वो पुश नहीं होते आगे, ये इतना स्ट्रिक्टली बाइंड कर जाते हैं, स्ट्रिक्टली मतलब उस सेल में घुस जाते हैं, इतना डिवाइड कर चुके होते हैं कि वो जगह ही नहीं होती मूव करने की, तुम पुश करो तो मूव हो जाए, तो इतना डिविजन कर चुके होते हैं ये अपना। नाउ टिपिकली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ऑब्वियसली मतलब इनको रिमूव करना इजी है, एक जगह पे हो गए तो उनको रिमूव करना इजी है। बहुत सारे लोगों का देखा होगा तुमने, यहाँ गले पे हो जाते हैं या सर पे हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करना इजी होता है और इससे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती बॉडी में, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो पूरे लाइफ निकाल देते हैं और ये बिनाइन ट्यूमर्स उनके रहते ही रहते हैं, तो उनको कभी भी किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हैं, इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग वाला कोई डिजीज नहीं होता। लेकिन मेटास्टेसिस अगर हो गई, अगर हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत लीथल होता है, ये फेटल होता है, इसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत फेटल होता है। मे और मे नॉट नीड अ ट्रीटमेंट, वही मैंने बताया ये ट्रीटमेंट के बिना भी लोग पूरी जिंदगी काट जाते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है बॉडी में, बहुत इजीली मतलब उसको निकाल सकते हैं, निकालने के बाद वापस भी नहीं आने वाला है वो, ठीक है। तो ये होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूँ, दे रिक्वायर ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट के तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, वरना तुम्हारी बॉडी में सारे ट्यूमर इम्यून सिस्टम तुम्हारा गया सारा का सारा, इम्यून सिस्टम नहीं काम करेगा, सेल सब जगह इन्वेड कर जाएंगी और तुम्हारी मतलब बहुत ज्यादा फेटल हो जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होता है एक पर्टिकुलर शेप है इसकी, इस पर्टिकुलर शेप में ही रहेगा, ये पर्टिकुलर शेप है इसकी, उसके बाहर नहीं जाएगा, ये पर्टिकुलर शेप में ही रहेगा। अगर एक्सपेंशन भी करना है तो इस लेयर के अंदर ही कर रहा है, देखो। तो ये होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर, एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करी हुई है, कोई अनइवन शेप नहीं है, तो ये होगा बिनाइन ट्यूमर। अगर मैं मैलिग्नेंट की बात करती हूँ, अगर मैं मैलिग्नेंट की बात करती हूँ तो उसका कोई शेप नहीं है, कोई वो नहीं है कि मुझे इतना नहीं ग्रो करना है या फिर मुझे बाहर नहीं निकल रहा है, वो कैसे भी एक्सपेंड करता है, वो कैसे भी एक्सपेंड करता है, वो एक्सपेंशन करता रहता है, ठीक है, एक्सपेंशन करता रहता है, इन्फिल्ट्रेशन। देखो अब ये यहाँ से बाहर निकला, जाके मेटास्टेसिस करेगा और जाके फिर हमारा एंजियोजेनेसिस बना लेगा और फिर जाके सेल ग्रोथ वहां पे भी कर देगा दूसरे टिश्यू में जाके। तो ये होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर। ये आज हमने नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी कैंसर सेल्स की, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो कैंसर सेल्स की हमने नॉर्मल पहले पढ़ा कि कैंसर सेल्स होती क्या है, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, आई थिंक 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली इनकी। हमने पढ़ा कि बिनाइन ट्यूमर में क्या डिफरेंस है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें क्या होगा कि तुम्हारे कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, जीन इन्वॉल्व इम्पॉर्टेंट है, और तुम्हारा कार्सिनोमा कैसे होता है, सार्कोमा कैसे होता है, क्योंकि ये आ जाता है कि मसल्स में क्या बोलते हैं, अगर मेरी एंडोडर्मिस में हो रही है तो कौन सा होगा, एक्टोडर्मिस में हो रही है तो कौन सा होगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जीन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आरबी हो गया, P53 आई थिंक मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोग को 1-2 बार, तो वो तो तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। P53 आरबी हो गया, और हमारा जो रेस पाथवे है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है। तो बर्किट्स लिम्फोमा हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो परसों वाली क्लास में। तो मुश्किल से 2 क्लासेस चाहिए, लेकिन ये जो टॉपिक है ना
ऑन्कोजीन हो गया, प्रोटो ऑन्कोजीन हो गया, ये सारा हम कल कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये अभी के लिए फायदा नहीं है, तुम जब पीएचडी करोगे ना उसमें भी फायदा होगा अगर तुम्हें कैंसर लेना है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि कैंसर चाहिए कैंसर चाहिए। तो हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और थैंक यू सो मच। और आपको अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें आप कुमकुम 10 अप्लाई कीजिए, आपको प्रॉपर कोर्स दिया जाएगा, प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जितनी भी यूनिट करानी होती हैं सारी कंप्लीट कराई जाएंगी, और आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच पूजा, युवी, अरुण, एवरीवन, थैंक यू सो मच। व्हेन नेक्स्ट क्लास मैम? सम्यजीत पात्रा, कल तो मेरे 10:30 तो वही क्वेश्चन वाला सेशन होगा, 4 बजे क्लास होगी यूट्यूब पे, और सुबह 9 AM होगी क्लास अनअकैडमी पे। हाँ ये वाला सेशन है 9 AM अनअकैडमी, और 10:30 यूट्यूब जहाँ पे क्वेश्चन वाला सेशन चल रहा है, और 4 बजे प्रॉपर क्लास यूट्यूब पे। हाँ लेकिन यूवी यही तो प्रॉब्लम है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है वो एक जगह मतलब वो मूव करता रहता है, ठीक है, वो अपनी एक सेल को भी, तुम एक एक सेल कैसे पता करोगे कि कहाँ कहाँ गई है? मैलिग्नेंट ट्यूमर में यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तेजिंदर, ओके तेजिंदर, एंकर्ड नहीं होते तो भी मूव नहीं हो सकते। हाँ 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 हाँ, तो मुझे ये बताओ कि उसकी एक एक सेल भी रिस्पॉन्सिबल है पूरा ट्यूमर क्रिएट करने के लिए, तो हमें नहीं पता कि ब्लड में कहाँ कहाँ कौन सी सेल गई है, तो तुम पूरे ब्लड का चेकअप मतलब कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब चांस होते हैं वापस आने के, अगर तुम चीज़ों को रिमूव कर दो पूरी पूरी सेल से, हो सकता है वापस ना आए, लेकिन अगर एक दो सेल भी रह गई तो वो वापस आ सकता है, चांसेस हैं ऐसे। हाँ आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। अच्छा और किसी को कुछ पूछना है, डाउट हो तो? ठीक है चलो ओके, आई होप क्लास सेशन हाँ ऑफ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।